नमस्कार दोस्तों, ये हमारा पीजीटी इंग्लिश प्रैक्टिस सीरीज का 26 प्रैक्टिस सेट है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। वेनस एंड एडनेस इज़ अ पोएम बाय। वेनस एंड एडनेस जो पोएम है ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। ये वेनस एंड एडनेस ये 1593 में आई थी। ये जो है 1593 में आई थी शेक्सपियर के द्वारा। ये एक नरेटिव पोएम है, शेक्सपियर की नरेटिव पोएम वेनस एंड एडनेस। ऑल ऑफ साउथहैम्पटन को ये डेडिकेटेड है। वेनस एंड एडनेस ऑल ऑफ साउथहैम्पटन को डेडिकेटेड है ये पोएम। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अवेयर फ्रॉम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन। good friend, for Jesus' sake forbear, to dig the dust enclosed here. Blessed be the man that spares these stones, and cursed be he that moves my bones. ये लाइन कहाँ पे आती है? ये आती है शेक्सपियर के टॉम्ब में लिखी होती है, शेक्सपियर के टॉम्ब में। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। Where from the lines, fear no more the heat over the sun, nor the furious winter's rages. Thou thy worldly task hast done, home art gone, and then thy wages. ये लाइन कहाँ की है? सिम्बेलिन। सिम्बेलिन शेक्सपियर के द्वारा लिखी जाती है। 1608 में आती है सिम्बेलिन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वेनस एंड एडनेस बाय शेक्सपियर वाज रिटन इन स्टैंजाज ऑफ। जो वेनस एंड एडनेस है शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। ये कितने कौन से स्टैंजा में लिखा गया है? 6 लाइन स्टैंजा में। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। 1593 में ये लिखा गया है वेनस एंड एडनेस। क्वेश्चन नंबर 5। टू विच कैटेगरी द टू वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर वेनस एंड एडनेस एंड रेप ऑफ लुक्रेसी बिलोंग टू। ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? वेनस एंड एडनेस एंड द रेप ऑफ लुक्रेसी ये नैरेटिव पोएम से बिलोंग करते हैं। नैरेटिव वेनस एंड एडनेस 1593 में एंड रेप ऑफ लुक्रेसी 1594 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट अ मैन इज ही अ मैन हु सेड। ये कौन कहता है? सर्जियस इन आर्म्स एंड द मैन। आर्म्स एंड द मैन में सर्जियस ये चीज़ें कहता है। सर्जियस आर्म्स एंड द मैन जेबिसा के द्वारा लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 7। यू आर अ रोमांटिक इडियट। नेक्स्ट टाइम आई होप यू विल नो द डिफरेंस बिटवीन अ स्कूल गर्ल ऑफ 17 एंड अ वुमन ऑफ 23 हु सेड। ये कौन कहता है? रायना इन आर्म्स एंड द मैन। रायना कहती है आर्म्स एंड द मैन में। क्वेश्चन नंबर 8। सेलीज वाइफ इज़ बेस्ट नोन फॉर विच वर्क। सेली की वाइफ जो होती है मैरी सेली किस वर्क के लिए बेस्ट नोन होती है, जानी जाती है? फ्रैंकेस्टीन के लिए जानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 9। सेलिंग टू बाइजेंटियम एंड द टावर आर इन एड्स। ये क्या है? सेलिंग टू बाइजेंटियम एंड टावर ये क्या है? ईट्स के इन ईट्स द टावर, ये द टावर में है। क्वेश्चन नंबर 10। अकॉर्डिंग टू द वेस्टलैंड व्हाट इज द क्रूलेस्ट मंथ। वेस्टलैंड के अनुसार जो कि T.S. इलियट के द्वारा लिखा गया है, क्रूलेस्ट मंथ कौन है? अप्रैल। अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ। यही वेस्टलैंड की स्टार्टिंग लाइन है, अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ। ये 1922 में पब्लिश होता है द वेस्टलैंड। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। Who remarked about Shelley? He was alone the perfect singing god. His thoughts, words, deed all sang together. ये कौन कहता है शेली के बारे में? एसिस सिम्बर्न। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी सही हो जाएगा। ऐसे सिम्बन बोलते हैं शैली के बारे में, ये पीजीटी में आ चुका है कई बार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। Shelley said, while referring to Adonis, I have dipped my pen in consuming fire for his kids' destroyers. Who were the destroyers? Shelley कहते हैं ये चीज़ कि who were the destroyers? वो था द एडिटर्स ऑफ ब्लैकवुड मैगजीन, एडिटर ऑफ ब्लैकवुड मैगजीन, क्योंकि इस मैगजीन ने किड्स के एंडमियान को बहुत ज़्यादा ही क्रिटिसाइज किया था। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ दीज पोम्स बाई शेली इज रिटन इन ब्लैंक वर्स? कौन सा पोम है शेली का जो ब्लैंक वर्स में लिखा गया है? द सेंसी। द सेंसी है जो ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। 1920 में पब्लिश होता है, 1920 में पब्लिश होता है द सेंसी। ये ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, शेली के द्वारा लिखा गया है। ये एक प्ले है, ये एक प्ले है शेली का, प्ले कहते हैं इसको, वर्ष ड्रामा कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज बाय शेली? इनमें से कौन सा प्ले है जो शेली का प्ले है, प्ले कह सकते हैं, प्ले। तो वो है द सेंसी। द सेंसी प्ले है एक शेली का, 5 एक्ट में आता है, 5 एक्ट होते हैं इसमें, ब्लैंक वर्स में लिखा होता है ये द सेंसी। विच ऑफ दीज वॉज रिटन बाय शेली? इनमें से कौन सा शेली के द्वारा लिखा गया है? अ डिफेंस ऑफ पोएट्री। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। डिफेंस ऑफ पोएट्री इज रिटन बाय शेली। ये 1821 में लिखा जाता है, 1840 में पोस्टुमसली ये पब्लिश होता है। ये थॉमस कार्लाइल के रिप्लाई में होता है, 4 एजेस ऑफ माइंड के रिप्लाई में होता है डिफेंस ऑफ पोएट्री। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। Alam once said, I am myself the subject of my essays. What does it mean? इसका मतलब क्या हो जाएगा? जब अलाम ने कहा कि I am myself the subject of my essay, इसका मतलब हो जाएगा his essays are autobiographical. ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, his essays are autobiographical. क्वेश्चन नंबर 17, चार्ल्स लैम्स essays are replete with. किससे रिप्लीट करता है चार्ल्स लैम्स का एसेज? ह्यूमर एंड पैथो से रिप्लीट करता है चार्ल्स लैम्स का एसेज। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज चार्ल्स लैम्स वेरी गुड फ्रेंड? चार्ल्स लैम्स का बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा फ्रेंड जो सबसे था वो कौन है? कोलिज। कोलिज जो होते हैं चार्ल्स लैम्स के बारे में कहते हैं कि जेंटल हार्टेड लैम्प, जेंटल हार्टेड लैम्प। क्वेश्चन नंबर 19, एसेज ऑफ एलिया अपीयर्ड इन। एसेज ऑफ एलिया जो होता है अपीयर्ड होता है 1823 में, 1823 में ये अपीयर्ड होता है एसेज ऑफ एलिया। ये चार्ल्स लैम्स के द्वारा लिखा जाता है एसेज ऑफ एलिया। और जो इसके एक और होता है लास्ट एसेज ऑफ एलिया, लास्ट एसेज ऑफ एलिया, ये जो है 1833 में पब्लिश होता है, 1833 में लास्ट एसेज ऑफ एलिया। लैम्स एसेज ऑफ एलिया वर रिटन इन 1823। व्हेन वर द लास्ट एसेज? ये क्वेश्चन आ भी गया। लास्ट एसेज ऑफ एलिया पब्लिश्ड, ये कब पब्लिश होता है? 1833 में। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, शेलीज एलिजी एडोनिस इज अ थ्रेनेडी रिटन टू मॉर्न द डेथ ऑफ। जो शेली का होता है एडोनिस, ये थ्रेनेडी होता है, किसके डेथ पे लिखा जाता है? जॉन कीट्स के डेथ पे। ये 1821 में लिखा जाता है, 1821 में, और 1821 में पब्लिश भी होता है। कीट्स के डेथ पे लिखा जाता है एडोनिस। क्वेश्चन नंबर 22, विच वॉल्यूम ऑफ पोइट्री बाय कीट्स कंटेन्ड द पोएम हाइपेरियन? जो हाइपेरियन होता है कितने वॉल्यूम में होता है? 3rd वॉल्यूम में होता है, ये 3rd वॉल्यूम में कंटेन करता है ये 3rd वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 23, शेली वॉज सो डीपली इम्प्रेस्ड बाय वन ऑफ Keats's poems that he wrote to Keats asking him to visit Pisa where he was staying. कहाँ पे स्टे करता वो? हाइपेरियन में, हाइपेरियन में। शेली जो थे किससे इम्प्रेस्ड थे? कीट्स के पोएम से, जो है हाइपेरियन। वेयर ही रोट टू किड्स आस्किंग हिम टू विजिट पिसा वेयर ही वॉज स्टेइंग। पिसा से वो इन्फ्लुएंस्ड थे शेली। क्वेश्चन नंबर 24,
विद विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स डू वी एसोसिएट द पिक्टोरियल क्वालिटी ऑफ पोएट्री, मतलब कि किसको हम पिक्टोरियल क्वालिटी ऑफ पोएट्री से एसोसिएट करते हैं? कीट्स को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कीट्स को। क्वेश्चन नंबर 25 का, व्हाट इज जॉन कीट्स फर्स्ट वर्क? जॉन कीट्स का फर्स्ट वर्क का था ऑन लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर था, ये कीट्स का फर्स्ट वर्क था। ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में। क्वेश्चन नंबर 26, विच इज द लास्ट वर्क ऑफ जॉन कीट्स? लास्ट वर्क जॉन कीट्स का क्या होता है? ब्राइट स्टार। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ब्राइट स्टार लास्ट वर्क है। 1820 में आता है, लिखा जाता है ब्राइट स्टार। क्वेश्चन नंबर 27, विच नॉवेल ऑफ डिकेंस डील विद द लाइफ ऑफ सर्कस चाइल्ड नेम्ड सीसी ज्यूप? कौन सा नॉवेल होता है डिकेंस का जो सीसी ज्यूप की लाइफ से डील करता है? हार्ड टाइम होता है जो सीसी ज्यूप की लाइफ से डील करता है। हार्ड टाइम जो होता है 1854 में पब्लिश होता है, 1854 में पब्लिश होता है। हार्ड टाइम्स जो होता है शॉर्टेस्ट वर्क होता है, डिकेंस का शॉर्टेस्ट वर्क होता है हार्ड टाइम्स, शॉर्टेस्ट वर्क। क्वेश्चन नंबर 28, डिकेंसेस नॉवेल अ टेल ऑफ टू सिटीज इज कंसिडर्ड, ये क्या कंसिडर किया जाता है? हिस्टोरिकल नॉवेल। ये एक हिस्टोरिकल नॉवेल है। जो टू सिटीज़ है टेल ऑफ टू सिटीज़ में, ये है लंदन एंड पेरिस। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ दिस डिकेंस नॉवेल्स वाज लेफ्ट अनफिनिश्ड? डिकेंस का कौन सा नॉवेल था जो अनफिनिश्ड कर दिया गया था, लेफ्ट कर दिया गया था? द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड, ये जो है अनफिनिश्ड था डिकेंस का नॉवेल, द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड। क्वेश्चन नंबर 30, चार्ल्स डिकेंस नॉवेल अ टेल ऑफ टू सिटीज इज सेट इन, ये कहाँ पे सेट होता है? चार्ल्स डिकेंस का टेल ऑफ टू सिटीज ये लंदन एंड पेरिस एंड लंदन में सेट होता है, पेरिस एंड लंदन में। क्वेश्चन नंबर 31, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स एक्शन टेक प्लेस बोथ इन पेरिस एंड लंदन? कौन सा नॉवेल होता है जिसमें एक्शन टेक प्लेस करता है लंदन एंड पेरिस में? तो हो जाएगा अ टेल ऑफ टू सिटीज, डिकेंस का ये वर्क है, हिस्टोरिकल वर्क है। क्वेश्चन नंबर 32, हु अप्रिसिएटेड टेंशन्स इन मेमोरियम इन द वर्ड्स? कौन अप्रिसिएट करता है इन मेमोरियम को? टेंशन के इन मेमोरियम में कौन से वर्ड में? देखते हैं। अ वेरी पेकुलियर लुकिंग, अ टेल डार्क विद अ फाइन हेड, अ लॉन्ग ब्लैक फ्लोइंग हेयर एंड अ ब्रेड, ऑर्डरली ड्रेस्ड बट देयर इज नो अफेक्टेशन अबाउट हिम। तो कौन कहता है ये वर्ड से अप्रिशिएट करता है टेंशन के इन मेमोरियम को? क्वीन विक्टोरिया को जो इन मेमोरियम होता है बहुत मतलब पसंद होता है, बहुत शांति मिलती है इसको पढ़कर। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट अ कंफर्ट इन मेमोरियम एच हैड बीन? कौन टू कंफर्ट द क्वीन विक्टोरिया? ये चीज़ कौन कहता है? क्वीन विक्टोरिया कहती है इसे। व्हाट अ कंफर्ट इन मेमोरियम एच हैड बीन, क्वीन विक्टोरिया सेड दिस। क्वेश्चन नंबर 34, विच पोएम ऑफ टेनिसन टी.एस. इलियट कॉल्ड अ परफेक्ट पोएम? टेनिसन के कौन से पोएम को टी.एस. इलियट परफेक्ट पोएम कहते हैं? तो कौन किसको कहते हैं परफेक्ट पोएम? यूलिसिस को टेनिसन जो है परफेक्ट पोएम कहते हैं। यूलिसिस 1842 में पब्लिश होती है। ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग होती है यूलिसिस, टेनिसन की एक ड्रामेटिक मोनोलॉग होती है यूलिसिस। क्वेश्चन नंबर 35, हु रोट द पोम डिफेंस ऑफ लखनऊ? लखनऊ पोम कौन लिखता है? टेंसन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, टेंसन क्वीन मैरी इज? टेंसन की क्वीन मैरी है एक ड्रामा होता है, क्वीन मैरी वर्क जो होता है टेंसन का एक ड्रामा होता है। क्वेश्चन नंबर 37, हार्डीज फिलोसफी ऑफ लाइफ हैज़ बिन टेकन एज? हार्डी का जो फिलोसफी ऑफ लाइफ है टेकन एज कैसे लिया जाता है इसको? एज पेसिमिस्टिक लिया जाता है इसको, पेसिमिस्टिक। क्वेश्चन नंबर 37 का पेसिमिस्टिक हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, विच प्लेस इज रिटर्न ऑफ द नेटिव बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर?
तो कौन सा हो जाएगा? एडगन हीथ। एडगन हीथ जो प्लेस है ये एक इम्पोर्टेंट करेक्टर बन जाता है रिटर्न ऑफ द नेटू में। रिटर्न ऑफ द नेटू जो है 1878 में ये पब्लिश होता है, रिटर्न ऑफ द नेटू। क्वेश्चन नंबर 39, हार्डी बिलीव्ड इन फिलोसफी ऑफ। हार्डी कौन से फिलोसफी में बिलीव करते हैं? इमनेंट विल। इमनेंट विल फिलोसफी पे हार्डी बिलीव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, हु सेड गॉड इज नॉट देयर इन हेवन? गॉड इज नॉट देयर इन हेवन, एवरीथिंग इज रॉन्ग विद द वर्ल्ड। कौन कहता है ऐसे? थॉमस हार्डी कहते हैं ऐसे। क्वेश्चन नंबर 41, विच वन ऑफ हार्डीज नॉवेल्स एंड्स विद द लाइन जस्टिस वॉज डन एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द इमोर्टल्स इन अस्केलन अफ्रेज हैड एंडेड हिज स्पोर्ट विथ टेस्ट। तो ये किसकी लाइन है? ये ऐसे ही इस लाइन से हार्डी की कौन सी नॉवेल एंड होती है? अटैक ऑफ द डी अर्बरविल। अटैक ऑफ द डी अर्बरविल, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। इन विच वर्क आर्नॉल्ड सेज? आर्नॉल्ड कौन से वर्क में कहते हैं क्या? द बिजनेस ऑफ क्रिटिसिज्म इज नीदर टू फाइंड फॉल्ट नॉर टू डिस्प्ले द critics on learning nor influence. It is to know the best which has been thought and said in the world. ऐसे ये जो है आर्नॉल्ड, इन विच वर्क आर्नॉल्ड सेज, कौन से वर्क में आर्नॉल्ड ऐसे कहते हैं? एसेज इन क्रिटिसिज्म में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 42 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, इन विच वर्क आर्नॉल्ड एम्प्लॉयज द टर्म्स? कौन से वर्क में आर्नॉल्ड एम्प्लॉय करते हैं ये सारे टर्म? कल्चर, बारबेरिज्म, फिलिस्टीन एंड हेब्राइज्म। किसमें कौन से वर्क में आते हैं ये? कल्चर एंड एनार्की में। कल्चर एंड एनार्की कब पब्लिश होता है? 1869 में। 1869 में ये पब्लिश होता है आर्नॉल्ड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 44, मैथ्यू आर्नॉल्ड रोज टू द पोजीशन ऑफ चेयरमैनशिप ऑफ पोएट्री एट। कहाँ पे मतलब ये रोज किए गए थे पोजीशन ऑफ चेयरमैनशिप के लिए, आप पोएट्री के लिए? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, हु इज कॉल्ड अ कन्फेशनल पोएट? कन्फेशनल पोएट कौन कहा जाता है? कमला दास। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। कमला दास इज कॉल्ड कन्फेशनल पोएट। कमला दास एक इंडियन होती हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच ऑफ द फॉलोइंग थीम्स डोमिनेट कमला दास पोएट्री? कौन सी थीम होती है जो कमला दास की पोएट्री को डोमिनेट करती है? तो होती है लव थीम डोमिनेट द कमला दास पोएट्री। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बार्बर्स ट्रेड यूनियन? बार्बर्स ट्रेड यूनियन का ऑथर कौन होता है? इसका ऑथर होता है मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद इज द ऑथर ऑफ बार्बर्स ट्रेड यूनियन। मुल्कराज आनंद का जन्म जो होता है, इनका जन्म मुल्कराज आनंद का होता है जन्म 1905 में एंड मृत्यु होती है 2004 में। क्वेश्चन नंबर 48, द ओरिजिनल टाइटल ऑफ मुल्कराज आनंद गौरी वाज। जो ओरिजिनल टाइटल है मुल्कराज आनंद के गौरी का वो क्या है? द ओल्ड वुमेन एंड द काऊ। ओल्ड वुमेन एंड द काऊ ये रामायण से डील करती है, मतलब बेस्ड ली जाती है। ये यहाँ पे जो गौरी है ये सीता से रिलेट करती है, सीता से। क्वेश्चन नंबर 49, हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स वाज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश? इनमें से कौन सा जो था राइटर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश था? तो नजीम इज़ेकियल, ये बॉम्बे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, बॉम्बे यूनिवर्सिटी के। क्वेश्चन नंबर 50, द सेंट्रल थीम ऑफ नजीम इज़ेकियल्स वर्क की, जो सेंट्रल थीम है नजीम इज़ेकियल के वर्क का वो क्या हो जाएगा? एलियनेशन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, नजीम इज़ेकियल रिसीव्ड साहित्य अकादमी अवार्ड इन द ईयर? नजीम इज़ेकियल को साहित्य अकादमी अवार्ड 1983 में मिला है, 1983 में। क्वेश्चन नंबर 52, इज़ेकियल डेडिकेटेड हिज सेकेंड वॉल्यूम ऑफ पोएम्स 60 पोएम्स टू। जो इज़ेकियल हैं डेडिकेट किए हैं सेकेंड वॉल्यूम पोएम्स ऑफ 60 पोएम्स। 60 पोएम्स किसको डेडिकेट किए हैं? हिज बेसमेंट रूम फ्रेंड एलिजाबेथ इन लंडन।
ये एलिजाबेथ को अपने रूममेट को डेडिकेट किए हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। रॉबर्ट फर्स्ट अ फेवरेट फिगर ऑफ स्पीच वाज, रॉबर्ट फर्स्ट का फेवरेट फिगर ऑफ स्पीच कौन था? सेनेक्डकी। सेनेक्डकी वाज द रॉबर्ट फर्स्ट फेवरेट फिगर ऑफ स्पीच। क्वेश्चन नंबर 54, हाउ मेनी टाइम्स रॉबर्ट फर्स्ट गॉट पुलित्जर प्राइज, पुलित्जर प्राइज रॉबर्ट फर्स्ट को कितने टाइम मिला है? पुलित्जर प्राइज रॉबर्ट फर्स्ट को 4 टाइम। एट 1924 में, 1931 में, 1937, 1943 में रॉबर्ट फर्स्ट को ऐसे पुलित्जर प्राइज मिला है 4 टाइम। लीव्स ऑफ द ग्रास इज अ बुक ऑन, लीव्स ऑफ द ग्रास जो है बुक है किस पे होती है बेस्ड? ये डेमोक्रेसी पे होती है बुक, डेमोक्रेसी पे। ये 1855 में पब्लिश होती है लीव्स ऑफ द ग्रास, वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखी जाती है लीव्स ऑफ द ग्रास। ये 12 बुक में आती है और 9 एडिशन में आती है। लीव्स ऑफ द ग्रास 9 एडिशन होते हैं। वाल्ट व्हिटमैन्स लीव्स ऑफ द ग्रास, वाल्ट व्हिटमैन्स लीव्स ऑफ द ग्रास फर्स्ट एडिशन वाज पब्लिश्ड ऑन, फर्स्ट एडिशन जो पब्लिश्ड था 4 जुलाई 1855 में पब्लिश्ड था फर्स्ट एडिशन लीव्स ऑफ ग्रास का। 59 क्वेश्चन नंबर, इन विच नॉवेल हेमिंगवे सेलिब्रेटेड बुल फाइटिंग, कौन से नॉवल में हेमिंगवे बुल फाइटिंग को सेलिब्रेट करते हैं? डेथ इन द आफ्टरनून, डेथ इन द आफ्टरनून में हेमिंगवे बुल फाइटिंग को सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं। हु इज द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ हेमिंगवेज द सन आल्सो राइजेस, द सन आल्सो राइजेस का जो प्रोटोगोनिस्ट होता है कौन होता है? जैक बार्नेस। हेमिंगवे का ये फर्स्ट वर्क होता है द सन आल्सो राइजेस, 1926 में पब्लिश होता है, फर्स्ट वर्क होता है हेमिंगवे का। क्वेश्चन नंबर 59, ही वॉज द चैम्पियन ऑफ इलिटरेट पुअर वाइट एंड निग्रो, ही हैड बीन intuitive artist who used that language of poetry in his novels, who is being referred in the above lines? फॉकनर, ये इस लाइन से कौन रिफर्ड होता है? फॉकनर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी इन्वाइटेड हिम टू द ऑथर टू डिनर बट ही टर्न्ड डाउन द ऑफर सेइंग आई एम टू ओल्ड टू गो दैट फॉर अ डाइन विद स्ट्रेंजर्स द ऑथर वॉज, मतलब कि ऐसे जॉन एफ कैनेडी एक प्रेसिडेंट होते हैं अमेरिका के उस टाइम के, तो ऐसे जो ये होते हैं कौन होते हैं कि जो उसको मतलब कि उस ऑफ़र को टर्न डाउन कर देते हैं वहाँ जाने के लिए, तो होते हैं फॉकनर। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, हु सेड मिल्टन वाज ऑन द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, कौन कहता है ऐसे मिल्टन को? विलियम ब्लेक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, इन विच वर्ड्स फॉर्म इज टी.एस. एलियट्स द वेस्टलैंड रिटेन, कौन से फॉर्म में टी.एस. एलियट की वेस्टलैंड लिखी जाती है? फ्री वर्ड्स। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जो फ्री वर्ड्स में लिखी जाती है वेस्टलैंड। 1922 में पब्लिश होती है वेस्टलैंड। इसमें 434 लाइन होती हैं वेस्टलैंड में 434 लाइन्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग मिथ्स डज नॉट फिगर इन द वेस्टलैंड, कौन सा मिथ होता है जो वेस्टलैंड में मतलब फिगर नहीं होता है? ये होता है सिसिफस जो मिथ होता है वेस्टलैंड में नहीं पब्लिश आता है, और ये तीनों जो होती हैं वेस्टलैंड में ये सारे मिथ आते हैं। ओडिपस, ग्रेल लेजेंड ऑफ फिशर किंग, फिलोमेला, ये सारे उसमें आते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, टी.एस. एलियट हैज़ हारोड द टर्म अनरियल सिटी इन द फर्स्ट एंड थर्ड सेक्शंस फ्रॉम, किसमें? दांते की जो हारोड करते हैं बारोड करते हैं टर्म अनरियल सिटी एंड द फर्स्ट एंड थर्ड सेक्शन फ्रॉम, किसमें से? दांते से। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इज मैंशनड इन द वेस्टलैंड, कौन सी सिटी जो होती है वेस्टलैंड में मेंशन होती है? वियना जो सिटी होती है वेस्टलैंड में मेंशन होती है। क्वेश्चन नंबर 66, इन द वेस्टलैंड व्हेन लवली वुमेन
स्टूप्स टू फोली इज एन एलूजन टू, कौन सा होता है इसका एलूजन? ओलिवर गोल्डस्मिथ द विकार ऑफ वेकफील्ड का ये एलूजन होता है। डायरेक्शन, कंप्लीट द सेंटेंस। ही आस्क्ड व्हाट हर नेम डैश, तो क्या था? वाज। व्हाट हर नेम वाज मतलब उसने पूछा कि इसका नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर 68, इफ इट रेन्स आई डैश एट होम, इफ इट रेन्स आई डैश एट होम, डैश के आई क्या यहाँ पर भरा जाएगा, देखते हैं। आई शैल स्टे एट होम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, इफ़ आई सा हिम आई शुड स्पीक टू हिम, शुड यहाँ पे भरा जाएगा, आई शुड स्पीक टू हिम। क्वेश्चन नंबर 70, इफ़ यू फेल इनटू अ रिवर, यदि तुम रिवर में गिर गई, यू डैश ड्रोन्ड, तो क्या हो जाएगा? यू मस्ट बी ड्रोन्ड, तुम डूब जाओगी उसमें। क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यू वुड भी होगा यहाँ पे, यू वुड भी, क्योंकि ये सेकंड कंडीशनल है। क्वेश्चन नंबर 71, इफ़ आई हैड नोन योर अराइवल, यदि मैं तुम्हारी अराइवल को जानती, तो आई डैश मेट यू, तो आई वुड हैव, ये थर्ड कंडीशनल कहा जाता है इसको, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है ये। क्वेश्चन नंबर 72, when the sound of a word resembles the meaning it denotes the figure of speech is, जो साउंड होता है रिजेंबल होता है, साउंड रिजेंबल से, ये रिजेंबल से मतलब कि द वर्ड होता है रिजेंबल करता है, मीनिंग इट डिनोट्स, साउंड से डिनोट करते हैं ये, इसमें साउंड मेन होता है, तो इस फिगर ऑफ स्पीच को क्या कहते हैं? ओनोमेटोपोइया। क्वेश्चन नंबर 73, द रिपीटिशन ऑफ वोवेल साउंड्स इन सीक्वेंस ऑफ नियर बाय वर्ड्स इज कॉल्ड, जो रिपीटिशन होता है वोवेल साउंड का नियर बाय वर्ड्स में, तो उसको क्या कहते हैं? एसोनेंस, इसको फिगर ऑफ स्पीच एसोनेंस कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इसमें वोवेल साउंड का रिपीटिशन होता है। क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट इज द नेम ऑफ एन एम्प्लाइड सिमली, एम्प्लाइड सिमली किसको कहते हैं? मेटाफर को कहते हैं एम्प्लाइड सिमली। क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट इज डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड टू द एब्सेंट आर टू अ पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट आर आइडिया, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एड्रेस होता है, तो किसके लिए एड्रेस होता है? अपोस्ट्रोफी, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें डायरेक्ट एड्रेस होता है? अपोस्ट्रोफी, इसमें फिगर ऑफ स्पीच होता है। क्वेश्चन नंबर 76, व्हाट इज अ फिगर ऑफ स्पीच व्हेन द रियल मीनिंग इज एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ दैट, मतलब कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है जो रियल मीनिंग होता है अपोजिट होता है, उसके सही के अपोजिट होता है रियल मीनिंग, विच इज एक्सप्रेस्ड बाय वर्ड्स अपेरेंटली, तो कौन सा होता है? आयरनी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जो इसका रियल मीनिंग होता है इसके अपोजिट मीनिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं, हु कोटेड दिस लाइन्स अबाउट ट्रेजेडी, ट्रेजेडी के बारे में ये लाइन कौन कोट करता है? द प्लॉट देन इज द फर्स्ट अ प्रिंसिपल एंड साउल ऑफ ट्रेजेडी, इसको साउल ऑफ ट्रेजेडी कहते हैं, एंड कैरेक्टर होल्ड्स द सेकंड प्लेस, तो इस कौन किसका वर्ड है ये ट्रेजेडी के बारे में? अरिस्टोटल का। क्वेश्चन नंबर 79, हु डिफाइन ट्रेजेडी इन द फॉलोइंग मैनर, इस मैनर में कौन ट्रेजेडी को डिफाइन करता है? ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड सर्टेन मैग्नीट्यूड, ऐसे कौन ट्रेजेडी को डिस्क्राइब करता है? तो अरिस्टोटल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, मोरालिटी प्लेज अवर रिटन, जो मोरालिटी प्लेज होते हैं कब लिखे जाते हैं? इन द 15th एंड 19th 16th सेंचुरी में लिखे जाते हैं मोरालिटी प्लेज। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 80 का। क्वेश्चन नंबर 81, द ओरिजिनेटर एंड नेमर ऑफ डिकन्स्ट्रक्शन इज, जो ओरिजिनेटर एंड नेमर होता है डिकन्स्ट्रक्शन का वो कौन होता है? जैक डेरिडा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। डायरेक्शन, अरेंज द PQRS को देखना है, इसको अरेंज करना है, देखने 82 का क्या सही हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, SRQP, पहला तो वही रहेगा और छठा वही रहेगा, नहीं SRQP रहेगा। देखते हैं, हिस्ट्री सेज दैट Socrates continued to talk to his friends
who were standing around him when he was given the cup of hemlock as he drank it. ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, ये सही सीक्वेंस में है. क्वेश्चन नंबर 83. आई मेट अ पुअर मैन ऑल in tears, and they his 18 children must now starve. Her husband had been arrested for a debt, who told me that he was not able to pay, bereaved as they were of his industry. तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? 83 का इसका क्या सीक्वेंस हो जाएगा? RQSP. इसको देखते हैं. आई मेट अ पुअर मैन वुमन ऑल इन टीयर्स, फिर आर हु टोल्ड मी दैट हर हस्बैंड हैड बीन अरेस्टेड फॉर अ डेप्ट. फिर हो जाएगा यस, ही वॉज नॉट एबल टू पे एंड देन हिज एट चिल्ड्रेन मस्ट नाउ स्टार्व, bereaved as they were of his industry. Question number 84. It is the feeling of ecstasy, like Wordsworth values supremely, which Blake, and the presence that feeling is for him the sign of inspiration and truth. इसका क्या हो जाएगा सीक्वेंस सही? RPQS. देखते हैं. इट इज़ द फीलिंग ऑफ ecstasy which Blake, like Wordsworth, values supremely, and the presence of that feeling is for him the sign of inspiration and truth. fill in ये क्लोज टेक्स्ट है, इसको आप अपने से करिएगा. क्लोज टेक्स्ट है, ये देख लीजिए, ये क्लोज टेक्स्ट है. इसको कराएंगे बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, इसको अवॉइड करते हैं. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में. वन वर्ड चूज द वन वर्ड. इनमें से वन वर्ड आपको देखना है. क्वेश्चन नंबर 95. व्यूज विच आर नॉट ऑफ वंस लाइकिंग. तो क्या आ जाएगा? इरिटेटिंग. जो मतलब किसी को पसंद नहीं आता उसको इरिटेटिंग कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 96. वॉकिंग इन स्लीप, सोमनाम्बुलिज्म. जो वॉक करते हैं, स्लीप में वॉक करते हैं, चलते हैं, उनको क्या कहते हैं? सोमनाम्बुलिज्म. क्वेश्चन नंबर 97. वुमेन हु हैज़ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप. वो वुमेन जिसके एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप होते हैं उसको अडल्ट्री कहते हैं. अडल्ट्री. ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा. 79 का बी. क्वेश्चन नंबर 98. वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन अ टॉम्ब. जो वर्ड होते हैं टॉम्ब मतलब कि टॉम्ब में इंस्क्राइब्ड होते हैं, लिखे होते हैं, उसको क्या कहते हैं? एपिटाफ. क्वेश्चन नंबर 99. वर्क विच इन्वॉल्व्स टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़. जो वर्क होता है जिसमें मतलब टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़ इन्वॉल्व होता है उसको क्या कहते हैं? रेड टेपिज्म. क्वेश्चन नंबर 100. अ डिल्यूजन दैट वन हैज़ बिकम अ गॉड. वो डिल्यूजन जो अपने आप को सोचता है कि वो गॉड बन चुका है उसको क्या कहते हैं? थियोमानिया. क्वेश्चन नंबर 101. ये पैसेज है, इसको पढ़ते हैं, देखते हैं. एट बर्डवान वी वर टोल्ड थर्ड क्लास tickets are not booked so early. I went to the station master. He also made the same reply. As soon as the booking window opened, a maid was right and passengers who were forward and indifferent to others, coming one after another, continued to push me out. I was therefore about the last of the first crowd to get a ticket. The train arrived and getting into it was another trial. I went to the guard. He said, "You must try to get in where you can or take the next train." Much against my mind, I got into an interclass compartment with my wife. The guard saw us getting in at an Asansol station. He came to charge excess fares. I said to him, "It was your duty to find us room. We could not get any, and so are sitting here. You may not argue with me," said the guard. "I cannot accommodate you. You must pay the excess fare or get out." I wanted to reach Pune somehow, so I paid the excess fare demanded, but I
resented the injustice. The woes of third class passengers are undoubtedly due to the handedness of railway authorities, but the rudeness, dirty habits, selfishness, and ignorance of the passengers themselves are no less to blame. The pity is that they often do not realize that they are behaving ill, dirtily, or selfishly. They believe that everything they do in the natural way is in the natural way. All this may be traced to the indifference towards them of us educated people. इसका क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं. 101. The author traveled by interclass because author travel करता है इंटरक्लास से. क्यों? क्योंकि he could not get into a third class of compartment. उसको थर्ड क्लास कंपार्टमेंट नहीं मिलता, इसलिए वो ट्रेवल करता है उससे इंटर क्लास से. क्वेश्चन नंबर 102. द ऑथर हैड टू पे एक्सेस फेयर बिकॉज ऑथर को एक्सेस फेयर मतलब ज़्यादा फेयर देना पड़ता है क्योंकि ही वॉज ट्रेवलिंग बाई क्लास हायर दैन द वन ही वॉज एंटाइटल्ड. क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं. द पैसेज इज मेनली कंसर्न्ड विद द, किसे कंसर्न करता है पैसेज? वोज ऑफ थर्ड क्लास पैसेंजर से. क्वेश्चन नंबर 104. अकॉर्डिंग टू द ऑथर द हार्डशिप्स ऑफ थर्ड क्लास पैसेंजर्स विल बी मिनिमाइज्ड इफ. हार्डशिप जो होता है थर्ड क्लास कम पैसेंजर को, उसको मिनिमाइज किया जा सकता है. कैसे? रेलवे अथॉरिटीज सो जेन्युइन कंसर्न फॉर द पैसेंजर्स. क्वेश्चन नंबर 105. अकॉर्डिंग टू द पैसेज द ऑथर कुड हैव इजीली परचेज टिकट्स इफ. पैसेज के अनुसार ऑथर जो होता है मतलब कि इजीली टिकट खरीद सकता था इफ देयर वाज अ प्रॉपर क्यू सिस्टम एट द बुकिंग विंडो. यदि क्यू सिस्टम अच्छे से होता वहाँ पे विंडो पे तो वो टिकट खरीद लेता. क्वेश्चन नंबर 106. अकॉर्डिंग टू द पैसेज द मोस्ट पिटिएबल थिंग अबाउट थर्ड क्लास पैसेंजर इज देयर. क्या है वहाँ पे पिटिएबल थिंग? लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ देयर इल बिहेवियर. क्वेश्चन नंबर 106. स्यू जेनरिस मीन्स. स्यू जेनरिस का मतलब क्या होता है? वन ऑफ काइंड या यूनिक. क्वेश्चन नंबर 108. द फ्रेज यूबिसेंट मोटिव सिग्निफाइज. यूबिसेंट मोटिव होता है क्या सिग्निफाई करता है? ये लेमेंट को ये सिग्निफाइज करता है यूबिसेंट मोटिव. क्वेश्चन नंबर 109. द फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ पार्ट इज यूज्ड डिजिग्नेट द होल टू डिजिग्नेट द अ पार्ट. मतलब जिसमें पार्ट टू होल जो पार्ट होता है होल को डिजिग्नेट करता है और जो होल होता है वो पार्ट को डिजिग्नेट करता है. तो उसको कौन सा फिगर ऑफ स्पीच करते हैं? सेनेक्डकी. क्वेश्चन नंबर देखते हैं. फिल इन द सेंटेंस विद अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन इसमें भरना है. 110. आई विल सिट डैश माई डेस्क टू डू माई लेसन. तो क्या हो जाएगा 110 का यहाँ पे? आई विल सिट एट माई डेस्क. ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही. क्वेश्चन नंबर 111. आई एम बैडली इन नीड मनी. तो क्या हो जाएगा? आई एम बैडली इन नीड ऑफ मनी मतलब बहुत ही ज़रूरत है मुझे पैसे की इस समय. क्वेश्चन नंबर 112. देवर स्टेट्समैन अकस्टम्ड के साथ हमेशा टू आता है. द मैनेजमेंट ऑफ ग्रेट अफेयर्स. तो इसका क्या हो जाएगा सही? टू एंड ऑफ. क्वेश्चन नंबर 113. डैश यू विश इट शैल बी डन. 113 का हो जाएगा सिंस भरा जाएगा यहाँ पे. सिंस यू विश इट शैल बी डन. क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं. इसमें एरर को चूज करना है कि कौन से पार्ट में एरर है. देखते हैं. द गर्ल रिजेंबल्स टू हर फादर. नो एरर. तो इसमें हो जाएगा एरर किस में हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी में एरर हो जाएगा. रिजेंबल्स टू नहीं लेता है तो हो जाएगा द गर्ल रिजेंबल हर फादर ओनली. क्वेश्चन नंबर 115. राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स वर प्रेजेंट. इसमें जो होता है ये राम एज वेल एज के साथ जुड़ा है हिज पेरेंट्स. तो इसके फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार
इसमें वर्ब आएगा, तो यहाँ पे वाज होना चाहिए। राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स वाज प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। ही डज नॉट नो टू स्विम, नो एरर। तो इसमें क्या हो जाएगा, एरर किस में है, एरर ही डज नॉट नो टू स्विम, मतलब यहाँ पे नो टू स्विम नहीं होगा। ही डज नॉट नो हाउ टू, यहाँ पे हाउ हो जाएगा, हाउ टू स्विम। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। 117 आई शैल नॉट फॉरगिव यू अनलेस यू डू नॉट अपोलोगाइज टू मी। तो यहाँ पे हो जाएगा अनलेस ऑलरेडी दिया हुआ है, यू डू नॉट अपोलोगाइज टू मी। तो अनलेस के साथ दोबारा नॉट यूज नहीं होता है, ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा, यहाँ पे नॉट नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, मतलब सी में एरर है। ऑप्शन दैट डिफाइंस द गिवन फ्रेज, इसमें देखना है मीनिंग, जो गिवन फ्रेज का मीनिंग सही है क्या होगा। 118 टू रैंगल ओवर एन एसेस शैडो, तो इसका क्या हो जाएगा मीनिंग, टू क्वारल ओवर ट्रिफल्स, मतलब छोटी बातों पे लड़ना। 119 बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, डेविल एंड द डीप सी का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ में, इन डिलेमा, मतलब दुविधा में होना। 120 टू ब्लेज अ ट्रेल का मतलब क्या हो जाएगा, टू इनिशिएट वर्क इन अ मूवमेंट, टू इनिशिएट मतलब किसी वर्क की शुरुआत करना मूवमेंट में। क्वेश्चन नंबर 121 विच वन इज अ करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ नॉवेल्स इंटरेस्ट मी, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट पैसिव वाइज, तो हो जाएगा आई एम इंटरेस्टेड इन नॉवेल्स। ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा, पैसिव हो जाएगा आई एम इंटरेस्टेड इन नॉवेल्स। क्वेश्चन नंबर पंक्चुएट करना है इसको। 123 122 को क्या हो जाएगा आंसर, डोंट वरी अ फादर सेड he'll soon leave the village and find a job in Delhi। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा 100, क्वेश्चन नंबर डी, आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करना है। ही सेड आई केम हेयर स्टरडे, उसने कहा कि मैं यहाँ पे कल आया, तो इसका हो जाएगा सही पे इनडायरेक्ट। ही सेड दैट ही वेंट देयर द प्रीवियस डे, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 एल एलेग्रो का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, द चेयरफुल मैन। एल एलेग्रो का मतलब चेयरफुल मैन हो जाएगा यहाँ पे। इल एलेग्रो एक होता है, इल एलेग्रो हो जाता एक होता है, इल एलेग्रो इसका मतलब हो जाएगा पेंसिव मैन, ये थर्डफुल मैन, ये थर्डफुल मैन, इल एलेग्रो का मतलब हो जाएगा। 125 फाइंड द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन एंड ट्रॉयज प्राउड वॉल्स लाई लेवल विद द ग्राउंड। इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा, ट्रांसफर्ड एपिथेट, मतलब कि पर्सन को ट्रांसफ़र कर दिया ज़्यादा किसी थिंग से, तो यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा 125 क्वेश्चन कंप्लीट हुए प्रैक्टिस सीरीज 26 के। कल मिलते हैं 127 प्रैक्टिस सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद।